7 फरवरी 2021 नंदा देवी ग्लेशियर की एक बहुत बड़ी चंक टूट जाता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डाउनस्ट्रीम में फ्लो करता है। इस डिजास्टर में 204 एमपी अभी तक मिसिंग है और 72 आदमी का डेथ हो चुका है। इस डिजास्टर में ऋषिगंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट और तपोवन हाइडल पावर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। इस वीडियो में हम लोग इस डिजास्टर का कारण और फ्यूचर में इसको रोकने की उपाय को लेके डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग मीडिया को देखेंगे तो देख पाएंगे सबसे पहले फ्लैश फ्लड नोटिस किया गया था रेनी विलेज में। रेनी विलेज इस माउंटेन का सबसे बेस में है। इस टेरेन के सबसे नीचे है रेनी विलेज। तो ये स्टार्ट हुआ एक ग्लेशियर ब्रेकअप से। ग्लेशियर का एक पार्ट टूट जाता है और सिंस पानी है तो पानी फ्लो करते रहेगा जब तक उसका पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म नहीं होता है। किसका पोटेंशियल एनर्जी? पानी का पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मिलता है एलिवेशन से। और किसका एलिवेशन? पहाड़ों का एलिवेशन। तो जब तक पहाड़ों का एलिवेशन ख़त्म नहीं होता है तब तक ये पानी बहता जाएगा। इस केस में क्लेम किया जा रहा है नंदा देवी ग्लेशियर, मतलब ये जगह से एक ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ और ये जगह पूरा है चमोली डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद ये रैनिट विलेज में ये ग्लेशियर आउटबर्स्ट का पानी आता है। ये जो ब्रिज हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोग भुवन में अच्छा से देखेंगे, ये देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ और फैटलिटीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं। ये जो ब्रिज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो यहाँ पे ऋषिगंगा रिवर से होते हुए वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है रेनी विलेज में, और इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि बोल्डर और सिल्ट रॉक से भरा हुआ है, उसका मास बहुत ज़्यादा है बोल के बहुत फास्ट मूविंग होगा और फास्ट मूव करके यहाँ पे आता है तपोवन में। और तपोवन में एक आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक डैम था जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स उसका डैमेज हुआ है और जो वर्कर्स लोग काम कर रहे थे उनमें से बहुत आदमी लापता हो गए हैं। तपोवन एरिया में जो डैम है उस डैम में आउटबर्स्ट का पानी आने का जस्ट पहले का पिक्चर है ये। इसके बाद आउटबर्स्ट का पानी जाता है जोशीमठ एरिया में, जहाँ पे काफ़ी डिवास्टेटिंग इफेक्ट देखने को मिला है हम लोग को। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये एरिया पूरा हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये पूरा रिवर फ्लो है जोशीमठ से इधर तपोवन, तपोवन से आगे रेनी विलेज और उसके बाद नंदा देवी ग्लेशियर जहाँ से ये आउटबर्स्ट हुआ था। अगर हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो देख पाएंगे कि ये नदी है धौली गंगा नदी, और ये नदी आगे जाके मिलता है अलकनंदा नदी में, जो कि यहाँ पे है अलकनंदा नदी। धौली गंगा नदी जोशीमठ का यहाँ से आके अलकनंदा नदी पे मिल जाते हैं। अलकनंदा नदी में आके भी इसका फ्लो कम नहीं होगा, जो आउटबर्स्ट का पानी है फिर आएगा ये श्रीनगर, मतलब उत्तराखंड के श्रीनगर एरिया में। उसके बाद ये उत्तराखंड में घुस जाएगा और उसके बाद ये पानी चला गया उत्तर प्रदेश में। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश एंड सराउंडिंग जितना भी एरिया था सब हाई अलर्ट एरिया में था। घटनाक्रम को समझने के बाद आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि इस नेचुरल डिजास्टर का कारण क्या है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर उत्तराखंड राज्य में हुआ है। उत्तराखंड राज्य का दो हिस्सा है, एक डिवीजन का नाम है कुमाऊं डिवीजन और एक डिवीजन का नाम है गढ़वाल डिवीजन। और ये नेचुरल डिजास्टर हुआ है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गढ़वाल डिवीजन के अंदर में आता है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उत्तराखंड राज्यों का हर जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है जो नैरो वैली से सेपरेटेड होता है। कांचनजंगा के बाद इंडिया के सबसे ऊंचे पीक या पर्वत शिखर ईस्टर्न चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही देखा जा सकता है, जिसका नाम है नंदा देवी। तो आइए हम लोग जान लेते हैं इस नेचुरल डिजास्टर का ओरिजिनल कॉज क्या हो सकता है। इस नेचुरल डिजास्टर का क्या कॉजेज है, इसको लेके बहुत सारा साइंटिस्ट लोगों में भी मतभेद है। लेकिन साइंटिस्ट लोग जो दो कारण के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया है वो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड और एवलांचेस। तो हम लोग आइए जान लेते हैं कि ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है। ऊंचे पहाड़ों के डिप्रेशन या कोरी में हेवी स्नोफॉल होने के कारण बर्फ़ के ह्यूज अमाउंट एक्यूमुलेट होता है। अगर जमे हुए इस बर्फ़ का वेट बहुत ज़्यादा हो तो ऊपर के ह्यूज अमाउंट ऑफ वेट एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा सबसे नीचे लेयर की बर्फ़ के ऊपर में, और इसीलिए सबसे नीचे लेयर की बर्फ़ मेल्ट होकर पानी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और नीचे वाला पानी के लेयर के ऊपर में ऊपर का बर्फ़ स्लिप करने लगेगा, और इसी को बोलते हैं रोटेशनल स्लिप। और ऐसे ही बनता है ग्लेशियर, जिसको हम लोग बर्फ़ का नदी भी बोल सकते हैं। ग्लेशियर के ऊपरों के पहाड़ों के दर्रे में अगर पानी साइक्लिकली जमता और पिघलता रहता है तो वो दर्रा और भी वाइडन या चौड़ा होता है। कारण पिघलने के बाद बर्फ़ जब जमता है तो और एक्सपेंड होता है, इसके लिए क्रैक और बड़ा होते जाता है।
और एक सर्टेन टाइम के बाद वो क्रैक इतना बड़ा होता है कि पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नीचे ग्लेशियर के ऊपर गिरता है, जिसको हम लोग क्रीक बोलते हैं, और वो ग्लेशियर का सबसे नीचे वाला लेयर में इकट्ठा होते जाता है। ये ग्लेशियर जब मूव करता है तो ये स्क्री नीचे के लैंड के ऊपर में एक एब्रेशन क्रिएट करता है, जिसके लिए अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, जो कि हम लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं। ऐसे ही छोटे बड़े पत्थर के टुकड़े जब ग्लेशियर के एंड में या ग्लेशियर के साइड में इकट्ठा होता है तब उसको मोरेन बोला जाता है। ग्लेशियर के एंड में जो मोरेन मिलता है उसको टर्मिनल मोरेन बोलते हैं। ग्लेशियर के ऊपर क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ग्लेशियर के ऊपर जब पोल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है तब ग्लेशियर के ऊपर ब्लैक कार्बन का डिपॉजिट होता है। इस ब्लैक कार्बन का डिपॉजिट के चलते ग्लेशियर के एल्बिनो घटता है और ग्लेशियर का मेल्टिंग रेट और फास्ट होता है। इसके लिए ग्लेशियर के एंड में एक लेक फॉर्मेशन होता है और ग्लेशियर टूटने लगता है। ग्लेशियर का एंड में जमा हुआ टर्मिनल मोरेन इस ग्लेशियर लेक का पानी को डैम करता है या रोकता है। जब ग्लेशियर का मेल्टिंग रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है तब ग्लेशियर टूटने लगता है, और जब ग्लेशियर का टूटा हुआ बड़ा सा टुकड़ा ग्लेशियर लेक में गिरता है तब ऑल ऑफ ए सडन ग्लेशियर का पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको टर्मिनल मोरेन से बना हुआ डैम रोक नहीं पाता है, जैसे कि हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। जब ग्लेशियर के एंड में टर्मिनल मोरेन से बना हुआ नेचुरल डैम टूट जाता है तो ग्लेशियर लेक में जमा हुआ बहुत सारा पानी डाउनस्ट्रीम में आके डिवास्टेटिंग इफेक्ट दिखाता है, और इसको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं, जिसको चमोली नेचुरल डिजास्टर का सबसे बड़ा रीज़न के हिसाब से माना जा रहा है। आइए देख लेते हैं इस नेचुरल डिजास्टर का इम्पैक्ट क्या क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ऋषिगंगा नदी का डाउनस्ट्रीम में जैसे कि रैनी विलेज, तपोवन एरिया, जोशीमठ, श्रीनगर एरिया में फ्लड लाइक कंडीशन बन गया है। तपोवन और जोशीमठ एरिया में बहुत ज़्यादा फैटिलिटीज़ और कैजुअलिटीज़ यानी जान माल का नुकसान नोटिस किया जा सकता है। लार्ज हाइडल पावर प्लांट जैसे कि तपोवन हाइडल पावर प्लांट का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसलिए उत्तराखंड का एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि डैम और ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा है। ऋषिगंगा और धौलीगंगा का चारों तरफ जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस नेचुरल डिज़ास्टर को कैसे रोका जा सकता है। इस नेचुरल डिज़ास्टर को काउंटर करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सर्विलेंस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जो कि उस ग्लेशियर को नोटिस करेगा जो अनस्टेबल होके मेल्ट हो रहा है और एक ग्लेशियर लेक फॉर्म कर रहा है। और ये सर्विलेंस सिस्टम काम करेगा लॉन्ग टाइम क्लाइमेट चेंज डेटा और सैटेलाइट इमेजिंग के ऊपर बेस करके। इस सर्विलेंस सिस्टम से जो ग्लेशियर लेक क्रिएट कर रहा है, उस ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट होने से पहले ही हम लोग उसको ड्रेन करके ये हादसा रोक सकते हैं। तपोवन और चमोली डिस्ट्रिक्ट जैसा वल्नरेबल एरिया में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होने से पहले एक एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट प्रॉपर्ली कंडक्ट करना चाहिए। डैम्स और ब्रिजेस का एक रेगुलर इंटरवल में इंटीग्रिटी असेसमेंट होना चाहिए। जो एरिया नेचुरल डिजास्टर प्रोन है उस एरिया में लेस अमाउंट ऑफ टूरिस्ट अलाउड होना चाहिए। जो एरिया नेचुरल डिजास्टर प्रोन है उस एरिया के निवासियों को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर यानी एसओपी का ट्रेनिंग होना अनिवार्य है। जो एसओपी ये डिस्क्राइब करेगी कि अगर ऐसे डिजास्टर फिर से होता है तो प्राइमरी स्टेप उन निवासियों को क्या क्या उठाना चाहिए ताकि पैनिक को रोका जा सके और जान माल का नुकसान कम से कम हो। और ये था इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड नाइट।